you one and all present here today. I'm Amol Monga, Director Brands Impact, और मैं आज आप सबको बहुत शुक्रिया गुजार हूँ आप सबका कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए और you've given us an opportunity to address you. Today we are here to announce the launch of this TV series, the name of which is Success Stories ज़मीं से फलक, और ये हर रविवार दोपहर 1 बजे जी बिजनेस पे दिखाया जाएगा 1 जनवरी 2017 से। हमने हमेशा बचपन से मैं देखता आया हूँ, हमेशा टॉक शोज में हमने लाइव जर्नीज देखी हैं, इंटरव्यूज देखे हैं फिल्म पर्सनालिटीज़ की, क्रिकेटर्स की और पॉलिटिशियंस की। ये शो थोड़ा सा हमने कोशिश करी है इसको हम अलग बनाएं। आम लोग जो जिनकी सक्सेसफुल जर्नी रही है, जो सक्सेसफुल रहे अपने करियर्स में अलग अलग फील्ड्स में, उनकी लाइफ जर्नीज को हमें इसमें दिखाना चाहा है। और वो लोग जिन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे वहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ जो पहुँचे हैं, उनकी भी स्टोरीज बहुत इंस्पायरिंग होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं और वो डिज़र्व करती हैं कि हम पूरी जनता के सामने उनको पेश करें, ताकि वो लोग जो उनकी तरह सक्सेसफुल बनना चाहते हैं उनसे कुछ इंस्पिरेशन ले सकें। सो दिस वाज द थॉट, और हमने एक इवेंट पहले कंसेप्चुलाइज किया दिल्ली में, जिसको हमने एग्जीक्यूट किया। हमने अलग अलग फील्ड से सक्सेसफुल लोगों को इनवाइट किया, उनकी जर्नीज हमने रिकॉर्ड करी और दिखाया, और उसकी हमें बहुत सराहना मिली, वो लोगों को बहुत पसंद आया। वहीं से एक थॉट हमने ये माइंड में आया कि इसको क्यों ना हम एक टीवी शो बनाएं और एक बड़े प्लेटफॉर्म पे, नेशनल प्लेटफॉर्म पे पूरी देश की जनता तक इसको पहुंचा सकें। तो एक ये सिंपल सा थॉट था कि सबकी इंस्पिरेशनल स्टोरीज होती है और एक प्लेटफॉर्म आम सक्सेसफुल लोगों के लिए भी होना चाहिए जो बहुत नोन पर्सनैलिटीज नहीं है, जिनकी स्टोरीज या फोटोग्राफ्स न्यूज़पेपर्स के पहले पन्ने पे नहीं छपती, उनकी भी कहानियाँ हैं। तो इसी सोच के साथ हमने सीज़न 1 में 13 एपिसोड शूट किए हैं, और इन 13 लोगों में से 2 नाम ऐसे हैं जिनको आप जानते ज़रूर होंगे। मिस्टर पहलाज नीलानी, सेंसर बोर्ड के चेयरमैन, और मिस्टर सोनू सूद जो बॉलीवुड एक्टर हैं और जिनकी कहानी बहुत इंस्पिरेशनल है मैं मानता हूँ और बहुत फैसिनेटिंग है। एक स्मॉल टाउन से उन्होंने अपनी शुरुआत करी करियर की और आज वो हॉलीवुड तक पहुँचे हुए हैं, जैकी चैन जी के साथ मूवीज़ करते हैं। ये जो शो है, ये जो सीरीज़ है, वो हमारी कंपनी ब्रांड्स इम्पैक्ट ने प्रेजेंट किया और प्रोड्यूस किया है। हम एक ब्रांडिंग एजेंसी हैं दिल्ली की, और हमने पहले कई सारे इवेंट्स किए हैं, जिसमें से इंटरनेशनल क्वालिटी अवार्ड एक इवेंट है, एक फेलिसिटेशन सेरेमनी है जो काफ़ी पॉपुलर हुआ, और इस तरह की कई अवार्ड सेरेमनीज हैं जो पहले की हैं, फेलिसिटेशन सेरेमनी। ये शो होस्ट किया है शेखर सर ने, जैसे कि आप जानते हैं, जो कि खुद एक बहुत बड़े कलाकार, बहुत बड़े एक्टर हैं, और वो उन कुछ ऐसे बहुत मैं मानता हूँ बहुत कम ऐसे लोग हैं, बहुत कम ऐसे प्रोफेशनल होस्ट हैं जो किसी से भी बातचीत करते वक्त उसको इतना इंटरेस्टिंग बना देते हैं कि आपको देखने पर मजबूर कर दें। तो जो हमारे सीरीज़ पे जो लोग आए हैं वो बहुत उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि किसी टॉक शो में कैसे बैठ के बात की जाती है, लेकिन शेखर सर ने उनको इतना कंफर्टेबल किया कि वो, मेरा मानना है कि वो आपको शो देखने में बहुत मजा आए। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी आउट। आई वुड नाउ लाइक टू रिक्वेस्ट शेखर सर टू से a few words about. Before we ask question about the show, we would like to show the trailer. एक छूने वाली कहानी है, और मैं हमेशा मान के चलता हूँ कि ये वो लोग हैं जिन्हें मैं साधारण लोग कहता हूँ। वो साधारण लोग जिनके अंदर असाधारण विशेषताएं हैं, और इनकी कहानी सुनकर मैं बहुत भावुक हो गया। ये बहुत सारे लोग अलग अलग पेशों से, अलग अलग वर्गों से जो आए हैं, इनकी सफलता की कहानी तो है, लेकिन इनकी दिक्कतों की कहानी उससे भी बड़ी है, और कैसे वो इन दिक्कतों से, इन परेशानियों से जूझ कर आगे बढ़ते हैं। और हर कहानी में कोई ना कोई एक ट्रेजेडी है, और मेरे ख्याल से हर कोई इंसान है, उसकी ज़िंदगी में ट्रेजेडी एक अलग अलग रूप में आती है। कभी इंसान घर खो देता है, कभी परिवार खो देता है, कभी नौकरी खो देता है, कभी सब कुछ खो देता है। बावजूद उसके वो इंसान जो ये नहीं सोचता कि मैं इसको कैसे करूँगा, मैं कैसे आगे बढ़ूँगा, बल्कि ये विश्वास कर लेता है कि ये तो होना ही है, मैं करके रहूँगा।
ये उन लोगों की कहानी है। एक ऐसे इंसान की कहानी है जो घास काटता था, महाराष्ट्र के किसी छोटे से गांव, घास, उसको बोलना नहीं आता था, हिंदी तो दूर की बात, मराठी में टूटी फूटी मराठी में बात किया करता था, गांव का इंसान, स्कूल कोई 15 किलोमीटर दूर, कॉलेज का नामो निशान नहीं। उसने एक दिन एक हवाई जहाज उड़ते हुए देख लिया और कहा इसे एक दिन मैं चलाऊंगा। और आज वो इंसान वहाँ सारे दिक्कतों को पार करता हुआ सिर्फ अपने विश्वास के बलबूते पे आज एक पायलट बन गया है। न सिर्फ एक पायलट बना है, बल्कि उन्होंने 500 पायलट्स को ट्रेनिंग दी और अपना एक इंस्टीट्यूट है, पायलट्स इंस्टीट्यूट, अमेरिका से पढ़ लिख के वहाँ जाके वो हवाई जहाज धोया करते थे, जैसे हम लोग यहाँ गाड़ी धोया करते हैं, पानी से आप देखेंगे इंसान, वो गाड़ी वहाँ जाके वो हवाई जहाज धोया करते थे। और धीरे धीरे शनै शनै सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आज वो उस मकाम पे आ गए। एक और सज्जन है, उनकी कहानी थी कि उन्हें दौलत से बहुत प्यार था और उन्हें लगा कि दौलत में ही मेरा संसार है, दौलत से ही सब कुछ होता है, तब तक जब तक उन्होंने अपना बेटा नहीं खो दिया। और फिर उन्हें एहसास हुआ कि ये तो मिट्टी है, इसका कोई मोल नहीं है। अगर दौलत में दूसरों के काम में नहीं लगाता हूँ या दूसरों की मदद नहीं करता हूँ तो ये दौलत किसी काम की नहीं। और उन्होंने अपने जितने होटल्स थे वो स्कूल में परिवर्तित कर दिए और आज नो प्रॉफिट नो लॉस में वो, मैं स्कूल उनका देखने गया लखनऊ में, बड़ा स्कूल चलाते हैं और सब कुछ एक सेल्फ सफिशिएंट इंडिपेंडेंट एक स्कूल जहाँ की पढ़ाई लिखाई, गौशाला, ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह सब कुछ स्कूल में होती है और बहुत सारी योजनाएं उनकी आगे। ऐसी ढेरों कहानियाँ हैं इसमें, ये तो सिर्फ चंद 13 एक्स्ट्रॉर्डनरी ऑर्डिनरी लोग हैं। मेरी तो ख्वाहिश है कि अमोल जो ये शो लेके आए एक दिन वो भी शो में मेरे सामने बैठे हैं कि एक छोटे से शो की इन्होंने कल्पना की थी और वो मैं चाहता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि एक ऐसे मकाम पे पहुँचें कि जहाँ वो उस कुर्सी के हकदार हो जाएं। मुझे ऐसा कहीं लगा कि आज के ज़माने में और आज की इस चकाचौंध की दुनिया में हम लोग बहुत आदी हो गए हैं ग्लैमरस चीज़ों को देखने की। हमें फिल्म स्टार्स अच्छे लगते हैं, स्पोर्ट्स के लोग अच्छे लगते हैं, बिजनेस मॉडल्स, यही सब लोग अच्छे लगते हैं क्योंकि सामने वो दिखते हैं और पूरे ग्लैमरस अवतार में दिखते हैं तो हमें वही पसंद आते हैं, उनकी कहानियाँ हम जानना चाहते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनके पास कोई ग्लैमर नहीं है, सिर्फ विश्वास है और प्रतिभा है, उसके बलबूते पे वो दृढ़ शक्ति, वो मनोबल, उसको लेकर आगे पहुंचकर अपने लिए एक मकाम तय करना, मैं उन लोगों को सलाम करता हूं। ये बहुत बड़ी बात है और इनका बहुत बड़ा योगदान समाज में और देश के प्रति है। और मेरी ये ख्वाहिश थी और मेरी ये कोशिश, ये मेरा प्रयास है कि ऐसे लोग पर्दे से बाहर निकल के लोगों के सामने आए, लोग जान पाए। हम सिर्फ एक सफलता की कहानी जानते हैं जब हम सुनते हैं कि धीरू भाई कहीं पेट्रोल पंप में काम करते थे, धीरे धीरे वहाँ पहुँच गए, या कलाम साहब ने एक छोटे तरीके से शुरुआत की और फिर ऊपर तक प्रेसिडेंट बन गए। पर ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनकी और कहानियाँ बहुत विचित्र हैं और बहुत प्रेरणादायक हैं। आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि मेरी दिक्कतें तो कुछ नहीं है इनके सामने, और शायद कभी कभी ये भी एहसास हो कि मेरी उपलब्धि तो कुछ नहीं है इनके सामने। मैं तो सोचता था मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया, मैंने तो कुछ हासिल नहीं किया। ये वो लोग हैं जिनके, हमारे पास तो फिर भी बहुत कुछ था, कुछ आगे बढ़ने के लिए। एक गाड़ी होती है अगर सफ़र तय करे, जिसके पास पैर ही ना हो वो सफ़र अगर तय कर जाए, जिसके हाथ पैर ना हो वो अगर विशाल समुद्र पार कर जाए, वो बड़ी बात है। ये वो लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं था और कुछ नहीं से उन्होंने अपनी एक विशाल दुनिया बनाई, एक सफल दुनिया बनाई और लोगों से जुड़े, लोगों के लिए काम किया, सिर्फ अपने लिए नहीं। ये इनकी कहानी है और मैं सोचता हूँ कि ये बहुत ही नेक जज्बा है, बहुत ही खूबसूरत ख्याल था। और शो मेरे ख्याल से कोई भी बड़ा होता है अपने कॉन्सेप्ट की वजह से, वही उसकी ताकत होती है। अगर आप बहुत एक विशाल सेट पे चले जाएं, लेकिन अगर शो का कॉन्सेप्ट अगर बुरा है तो सेट 2 मिनट देखने के बाद आप ऊब जाएंगे, कहेंगे इसमें कुछ नहीं। लेकिन 2 लोगों को सिर्फ खाली ज़मीन पे बैठा दें, लेकिन उनकी कहानी में अगर इतनी ताकत है, दम है, तो आप भूल जाएंगे वो कहाँ बैठे और आप कहाँ बैठे हैं, आप उनकी कहानी से संलग्न हो जाएंगे। तो मुझे जब ये कॉन्सेप्ट लेके आए और मैंने जब इनकी कहानियों को सुना, उन लोगों को जाना, खुद से मैंने मिलने की ख्वाहिश जाहिर की और मैं उन लोगों से जाके मिला, तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए भी बहुत इंस्पिरेशनल कहानी। दूसरी चुनौती मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को
इंटरव्यू करने में या इन लोगों से बातचीत करने में। जो फिल्म सेलिब्रिटीज़ होते हैं वहाँ तो मामला जब वो बात करना शुरू करते हैं तो फिर लोग उनको देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो उनका एक फ़ैन बेस होता है, फ़ैन फॉलोइंग होती है, लोग उनको सुनना चाहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे जिम जाते हैं, कैसे सिक्स पैक बनाते हैं, कैसे इनकी गर्लफ्रेंड्स हैं, कैसे पत्नी से इनका रिश्ता जो है आजकल गड़बड़ चल रहा है, कौन माँ बनने वाली है, कौन किसने क्या नाम रख दिया है, उस पर भी विवाद हो रहा है आजकल है। तो इन लोगों को तो सुनना ही चाहते हैं लोग, प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं, सचिन बोले तो वो सुनना चाहते हैं, धोनी बोले तो उनकी फिल्म भी देखना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जिनसे दुनिया वाकिफ नहीं है। फिर लोग इनको क्यों सुने? लोग इनको इसलिए सुने क्योंकि इनकी कहानी बहुत खूबसूरत है, इनका जीवन बहुत सुंदर है, इन्होंने जो किया वो बहुत इंस्पिरेशनल है, इसलिए हम इनको देखना चाहते हैं। लेकिन फिर एक अड़चन ये थी कि ये बोलने में माहिर नहीं होते। ये वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे ज़्यादा खुश रहते हैं। इनको पर्दे बेनकाब करना और इनको पर्दे के पीछे से ले आकर आगे बिठाना, फिर उनसे बातचीत करना एक बड़ी चुनौती थी। पर मैंने देखा कि इंसान को जब ये कंफर्ट लेवल मिल जाए कि ये आगे वाला मेरा दोस्त है, ये साक्षात्कार नहीं कर रहा है मेरा, ये कोई इंटरव्यू नहीं कर रहा है, या कोई सेलिब्रिटी नहीं मुझ पे हावी हो रहा है, ये तो मेरा अपना है यार, ये तो बिल्कुल, इसके भी दो हाथ हैं, इसकी भी दो टांगें हैं, ये तो मेरी तरह से बोलता है। तो वो फिर धीरे धीरे परत दर परत खुलने लगते हैं और फिर बोलते हैं और फिर थोड़े वक्त के बाद आपसे अच्छा बोलने लगते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस की बात है, ये कॉन्फिडेंस आपको उनको देना पड़ता है और आपको उनको बताना पड़ता है कि लोग आपकी कहानी सुनना चाहते हैं, आपकी कहानी से जुड़ना चाहते हैं, आपके जीवन से प्रेरणा लेना चाहते हैं। तो ये मेरे लिए एक चुनौती थी कि इस कहानी को मनोरंजक भी कैसे बनाया जाए। कि कहानी जब आप टेलीविज़न पर देखते हैं, चूँकि वो एक एंटरटेनमेंट का भी माध्यम है, तो वो रोचक भी होना चाहिए। अगर बहुत जज्बाती भी है और बहुत जिसको कहते हैं कि बहुत हैवी हो जाता है, तो शायद ऑडियंस भी का दिल भी भारी होने लगता है। तो वो बैलेंसिंग एक्ट कैसे है कि कभी कुछ रोचक बातें भी करनी, कभी कुछ मनोरंजन की तरफ भी ले गए, हल्का फुल्का बिल्कुल, क्योंकि कहानी संजीदा है, इसलिए बहुत ज़्यादा इधर से उधर नहीं कर सकते। लेकिन उसको किस तरह से मोनोटनी को तोड़ते हुए कहानी को हम कैसे दिलचस्प बनाएं, ये मेरे लिए चुनौती थी। और मुझे 13 एपिसोड करने के बाद, 13 मुख्तलिफ लोगों से बात करने के बाद ऐसा लगा कि मैं 13 और तरीके से बेहतर हो गया हूँ ज़िंदगी में, क्योंकि 13 बहुत अच्छी अच्छी बातें इन लोगों से मैंने सीखी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग इसे देखेंगे, और देखना चाहिए, मुझे ऐसा मेरा ये निवेदन है देश के लोगों से कि सिर्फ फिल्म सेलिब्रिटीज़ को नहीं देखें, फिल्म स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ या पॉलिटिशियंस को या ग्लैमर की दुनिया से जुड़े लोगों को न देखें। आम इंसान जो है उसकी कहानियों से भी जुड़ें, क्योंकि आम लोगों की कहानियाँ जो हैं वो असाधारण होती हैं। वो दिखते आम हैं लेकिन उनमें ताकत जो है वो अपार होती है। तो मेरी ये ख्वाहिश है और निवेदन भी है, गुजारिश भी है कि लोग इसे देखें, सराहें, ताकि बहुत सारे दूसरे लोग जो इस पथ पे हैं और कहीं डगमगा रहे हैं, कहीं हिचकिचा रहे हैं कि हम आगे अब कैसे बढ़ें, हिम्मत हार रहे हैं, उनको बहुत सारी शक्ति मिलेगी, उनको बहुत सारी ताकत मिलेगी जब इनकी कहानियाँ देखेंगे। और उनको ऐसा लगेगा जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, या मुझे भी करना चाहिए। तो मेरे यहाँ से एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत एज एन एक्टर मुझे लगा कि मुझे ये शो करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात कि मैंने कहा कि इट वॉज अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस। आपको ज़िंदगी में लगता है कि आपने बहुत कुछ हासिल किया है, पर जब आप ऐसी कहानियाँ सुनते हैं तो आपको लगता है अभी तो आपके सफ़र की शुरुआत हुई है, आपको अभी मीलों आगे जाना है। तो मैं अमोल का और निकिता का, ये दोनों अंकिता का अमोल का और अंकिता का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये दिखती जो हैं ये किसी और प्रोफेशन में हैं, ये डिज़ाइनर हैं, लेकिन ये भी मैं समझता हूँ कि न सिर्फ पति की वजह से बल्कि इनको भी इनकी कहानियाँ इतनी अच्छी लगी कि इन्होंने पति की जगह छीन ली थोड़ी सी, और काफ़ी कुछ इन्होंने, मुझे इतना नहीं था कि अंकिता में इतनी ताकत है और इतना खूबसूरत विजन है और
इतना बढ़िया ये काम कर सकते हैं। और दोनों की शुरुआत अभी पहल है, लड़खड़ाते कदम थे। ये दिल्ली के हैं, ये वाकिफ़ नहीं हैं बम्बई में जो होता है कैसे होता है, लेकिन अंकिता का विश्वास जो था ये कि हमें अच्छा करना और शो, और हर बात पे मुझसे आके ये पूछती थी कि मैं कर रही हूँ, सही कर रही हूँ या नहीं, ये हुआ, ये सही हुआ या नहीं, ये शो अच्छा बन रहा है नहीं। जब टोटल इन्वॉल्वमेंट होती है आपके 100%, तो वो फिर शो ही कमाल का होता है, क्योंकि उसमें 100% कन्विक्शन होता है। तो डबल ए हैं ये, एंड आई होप कि ये ट्रिपल ए हो जाएगा जब आप शो देखेंगे। दैट्स द थर्ड एस। सो दीज आर द 2 aces दैट आई हैव विथ मी, ए फॉर अंकिता एंड ए फॉर अमोल, एंड ए फॉर दिस शो विच इज़ रियली अनदर एस एंड वेरी वेरी ब्यूटिफुल। तो मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि ये शो जब लोग देखेंगे बहुत पसंद करेंगे। और तांबे, तुम्हें भी आगे बढ़ना है और उस कुर्सी पे बैठना आगे। एक दिन मैं तुम्हारा भी इंटरव्यू करना चाहता हूँ, आप सब लोगों का। मैं ऐसा समझता हूँ कि आप सब लोगों के अंदर एक ऐसी प्रतिभा छिपी है। यही तो इस शो की खूबसूरती है कि आप में से कल होके कोई एक ऐसी कहानी लेके मेरे पास आएगा और कहेगा कि मैंने अपने जीवन का सफ़र ऐसे तय किया, और हमें लगेगा वाह, तो आप इस कुर्सी के हकदार हैं, आप वहाँ बैठिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। सो थैंक यू ब्रांड्स इम्पैक्ट, थैंक यू अमोल, थैंक यू अंकिता, एंड सॉरी फॉर मिसप्रोनाउंसिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड थैंक यू ऑल। आप लोगों ने ये वक्त निकाला, और हम समझते हैं कि ऐसे जब शोज आते हैं जो अपने एक शुरुआती अवस्था में होते हैं, नेशनल स्टेज में होते हैं, तो उनको मीडिया के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। और ऐसे लोगों को खास करके जिनके लिए हम सब एक लड़ाई लड़ रहे हैं, एक आम इंसान के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने का, और हिंदुस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग ये शो जो हर रविवार दोपहर 1 बजे जी बिज़नेस पे आएगा, वो आप उसे ज़रूर देखिएगा, और अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर जाहिर करें, और हमें अपनी कहानी बताएं। अगर आप में से कोई ऐसा लगता है कि आपकी भी एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है जो ज़मीन से जिसकी शुरुआत हुई और फलक तक पहुंच गई, तो हम बड़े शुक्रगुजार होंगे, और ये हमारी खुशकिस्मती होगी कि आप हमारे शो का हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद। शो नहीं, इमोशन भी है जी, ये सिर्फ शो नहीं है, इमोशन भी है। ये इमोशन ही है, ये शो ही नहीं है। एक्चुअली मैं इसको ये भी कहना चाहता था कि मैं इसको शो का नाम नहीं देना चाहता, ये शो नाम ही गलत है, ये एक इमोशन है। यहाँ तक आपकी आवाज़ नहीं, मेरी आवाज़ नहीं पहुँच रही है? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको शो का दर्जा देना भी शायद गलत होगा। इट्स नॉट अ शो, इट इज़ एन इमोशन, एज यू वेरी राइटली सेड। ये एक जज्बात है, एक भावना है, और हम इससे इसलिए रिलेट करेंगे क्योंकि हम कहीं ना कहीं सब ऐसी भावनाओं से जुड़े हुए, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हम सब के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो हम इससे जुड़ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। तो ये जज्बा आगे बढ़े और एक चेन रिएक्शन बने, और हम समाज में हैं ही इसलिए एक दूसरे को इंस्पायर करने के लिए। मैं इनको करूं, वो उनको करें, वो उनको करें, और इस तरह से ये काफिला बनता जाए और देश आगे बढ़ता जाए। तो I never went away. Okay. What is the reason for your new look, and what is the there is no reason for anything. I think some things just happen organically. और वैसे भी जीवन में निरंतर कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए। अगर आप पर्दे पे नहीं कर रहे हैं तो कम से कम वो एक्सपेरिमेंट अपने चेहरे पे तो कर ही सकते हैं। तो और आदमी थक जाता है कि चेहरा देख देख के, अपना ही चेहरा कितना बर्दाश्त करेगा। तो हमने कहा कि उसमें दाढ़ी उगा लेते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगी। आप तो दाढ़ी वाले, आप तो हाँ, वो भी आएगा, वो अलग मिजाज का शो है, वो एक अलग मिजाज का शो, इसलिए मैं कुछ अलग करना चाहता था। आई वॉज वेटिंग फॉर द राइट काइंड ऑफ इमोशन टू कम माई वे, एंड आई थिंक दिस वॉज जस्ट द राइट इमोशन at this point of my life. This is something that I wanted to do, something which was more emotional, something which talked about giving more than taking from the society. So this is a hugely inspirational show for me, or inspirational story for me, and all these people who have come together to be a part of the show, each one of them had a different story to tell, and each one of them is as inspiring as the other. So for me, this is, when they came to me, instantly I knew, my heart told me there's something that you judge intuitively and instinctively, and my heart said, now this is something that I want to be a part of, and that's why
I chose to be a part of the show. When you started out, which success story was the most inspiring for you? I don't think that emotions should be compared or should be put on a scale. I think all of them, they have different kind of stories. They had different kind of problems. All of them had. It's not that people were put in a similar situation and then you had to decide a winner. This is as I said, people from different walks of life, different profession, different mindset, and each one of them had their own strength, a different kind of strength. So I think this is the beauty of the show, that you don't decide which one is better. You decide that all 13 of them are the best people that we have chosen. All of them for me are extraordinary, ordinary people. Frankly, मैंने कोई फॉरेन वाला ऐसा शो नहीं देखा है और मैंने किसी ऐसे शो से इंस्पिरेशन नहीं ली। हो सकता है ज़रूर इस तरह के शोज आते होंगे, चलते होंगे, वो अपने आप में एक अलग तरीके के शोज होंगे, ये एक अलग तरीके का शो है। सिमिलैरिटीज़ भी हो सकती हैं हमारे शो के शो में हो, हमने लेकिन किसी शो को देख के माइंड में रख के नहीं बनाया। जी एक हम देखना चाहते हैं देश की जनता कितना लाइक करती है हमारे कॉन्सेप्ट को, कितना जुड़ती है हमारे साथ। एक छोटा सा कदम है, अभी पहली शुरुआत है 13 एपिसोड्स की पहले सीजन में। अगर भगवान के साथ और लोगों ने पसंद किया है इस सीरीज़ को, तो हम सेकंड सीजन ज़रूर करेंगे उसमें 26 एपिसोड। ये तो यही बताएंगे, ये आई थिंक ही चोज द पीपल। मैं तो वाकिफ नहीं था, ये चूँकि इनका शो है और इन्होंने डिसाइड किया ये इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते आए हैं, तो इनकी वाकफियत ऐसे काफ़ी लोगों से थी जिनकी एक बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी थी। सो ही चोज द पीपल। अब मेरा सजेशन 2 था, और वो प्रहलाद साहब थे और सोनू। मैंने इनको कहा कि मैं उनको सेलिब्रिटी के तौर पर पेश नहीं करना चाहता। आई वॉन्ट टू प्रेजेंट देम एज ऑर्डिनरी पीपल। सोनू की कहानी मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि मैंने उनको एक बार पहले मोहम्मद शेखर्स में भी इंटरव्यू किया था। आई सॉ दैट हीरो साइड इन हिम। उसकी एक बहुत अलग कहानी है सोनू की, और एक तो वो बहुत इमोशनल है, और उनकी कहानी जो है वो दर्द भरी इसलिए है क्योंकि जिस सपने को लेके वो बड़े हुए थे कि मुझे माँ बाप को कुछ बन के दिखाना है, अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स। लेकिन वो कहीं आफ्टर लूजिंग हिज पेरेंट्स ही डिसाइडेड कि मुझे काम ही नहीं करना है, आई डोंट वांट टू वर्क, बट समवेयर देयर वाज समथिंग दैट उनको ऐसा लगा कि मेरे पेरेंट्स का शायद ये ख्वाब रहा हो कि मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे रुकना नहीं चाहिए। वो जज्बा मुझे बहुत अच्छा लगा। And the fact that a small town boy who was meant to be an engineer, who has finally traveled all the way to Hollywood and is now rubbing shoulders with the likes of Jackie Chan, I think by itself is a huge achievement. और उस लिहाज से मुझे लगा कि इनको एक नॉन सेलिब्रिटी के तौर पर, एक असाधारण इंसान जिन्होंने एक असाधारण सफ़र तय किया है, उनके बारे में लोगों को जानना चाहिए। और सिमिलरली विद प्रहलाद जी, मुझे ऐसा लगता है कि हिज कॉन्ट्रोवर्सीज अपार्ट, उससे हमें कोई मतलब नहीं है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं, वो क्या सही है क्या गलत है। उनका अगर सफ़र देखें तो फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पर्सन ही बिकेम अ प्रोड्यूसर एंड ही वर्कड विद सम ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स एंड ही क्रिएटेड सम ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स, और वहाँ से होते हुए फाइनली टू बिकम द चेयरपर्सन ऑफ द सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट। तो वो भी एक सफ़र, जो एक फिल्म इंडस्ट्री में एक साधारण इंसान का जो सफ़र है वो ज़मीन से फलक तक है। दैट्स व्हाई आई चोज देम। The rest of the people whom he chose, he will probably have a better insight and a lot more to talk about them. मेरा सवाल ये आपसे, आपको क्या लगता है? नहीं, हमने तो बनाया है, पर हमने तो बनाया आपके लिए, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि बहुत अच्छा। बस इस बात पर तालियां बजा दीजिए। कामयाब शो तो नहीं हो गया। अगर ये कहानी आपको छूटी है कहीं ना कहीं, अगर थोड़ा सा देखने पर, मुझे लगता है ये कामयाबी यही है कि कहीं ना कहीं आपको ये लगा कि यार मुझे ये देखना चाहिए, मैं ये कहानी सुनना चाहता हूँ, मुझे ये देखना है, इस इंसान ने क्या हासिल किया है, मुझे वो सब जानना, और क्या परेशानी आई थी और क्या दिक्कत थी और कैसे इन्होंने वो सारी डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम किया, किस तरह से। तो मैंने तो बनाया है अपने विश्वास के साथ, लेकिन आपको अपने विश्वास के साथ देखना। इसलिए जो सवाल आपने मुझसे किया, मैं ये उत्तर आप बेहतर मुझसे दे सकते हैं ये बुक, और आपने दिया कि मैं देखना चाहूँगा, तो यही तो हम चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की आवाम जो है इसे देखे और सराहे। और हम चाहेंगे और बार बार आग्रह कर रहे हैं कि आप में से जिसकी भी कहानी आप लोगों को लगता है कि इतनी इंस्पिरेशनल है, आप प्लीज़ हमें लिखें, ख़त लिखें, आके मिलें। हमारे दरवाजे खुले हैं आप लोगों के लिए, और इस शो में कोई भी कहीं से भी आ सकता है। कुछ नहीं देखना है कि हम बम्बई के हैं या दिल्ली के हैं या हम छोटे शहर से हम वहाँ कैसे पहुँचे। आप हमें लिखिए, वो हमारा ईमेल एड्रेस जो है वो आपको अमोल और अंकिता की तरफ से मिल जाएगा, शो में मिल जाएगा। आप हमें लिखिए,
हम उस कहानी को देखेंगे और हम कहानी पढ़ते वक्त अगर इंस्पायर अगर हो गए तो आप डेफिनेटली शो कर सकते। मेरा होमवर्क यही होता है कि जो कहानी उनके बारे में मुझे दी जाती है फिर मैं उसको स्टडी करता हूँ। एक पूरी उनका खाका, उनकी बायोग्राफी, उनका CV मुझे दिया जाता है, मैं उसे पढ़ता हूँ, बिल्कुल एक होमवर्क की तरह मैं हर चीज़ पढ़ता हूँ। फिर मैंने जिन लोगों से मैं बात कर सकता था उनसे बात की। मैंने कहा कि लखनऊ में चला गया, ये उनसे बहुत मुतासिर हुआ तो मैं वहाँ चला गया, उनके स्कूल को देख के आया, उनसे बातचीत की, उनसे मिला, उनकी कहानी को जाना। और भी जितने लोग थे हर किसी के बारे में जितना कुछ इन्हें मालूम था वो जाने। जब वो सेट पे आए, बम्बई में चूँकि 1-2 दिन पहले आ गए थे, उनसे मुलाकातें हुई और सेट पे जाने से पहले फिर 1-2 घंटे उनसे बातचीत हुई, हर पहलू को जाना, हर पक्ष को जाना और फिर जाके उनका। आप इनसे, अमोल से पूछिए कि पहला नाम जो था मैंने बताया था, मैंने कहा था कि सबसे बड़ा हकदार इस शो का अगर कोई है तो नवाजुद्दीन है, क्योंकि जहाँ से वो आए हैं, जिस छोटे से गांव से, कस्बे से, जिनका कोई नहीं जानता था, बाद में उन्होंने खुद बताया कि कहीं वो वॉचमैन बन गए थे, कहीं चौकीदार थे, कहीं कुछ थे, कहीं कुछ थे, लेकिन आज इस मकाम पे पहुंचना इतनी बड़ी बात है। हम सब हैरत की दृष्टि से उन्हें देखते हैं और सराहते हैं, और वो तो मेरे ख्याल से हकदार थे पूरी तरह, और उनको तो हमारा प्रथम जो है वो मेहमान होना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने इनके ऊपर जब ये जिम्मेदारी दी और इन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन शायद वो नंबर उनको गलत मिला या क्या वजह हुई कि उनका संपर्क उनसे स्थापित नहीं हो पाया, उस वजह से वो नहीं कर पाए। बट डेफिनेटली आपने बहुत सही कहा कि ये सबसे पहला नाम मेरे दिमाग में भी आया था कि नवाज होना चाहिए। तो आगे हमने कहा अभी तो ये शुरुआत है, ये 13 लोग जो यहाँ पर आए हैं, आगे सैकड़ों लोग अभी जो हैं जो इसके हकदार हैं वो इस शो में शिरकत करेंगे। एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं अपने जैसे और बिजनेसमैन के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो जी बिजनेस जैसा चैनल हमें बिल्कुल राइट टारगेट ऑडियंस देता है जो इस शो को सबसे ज़्यादा एंजॉय करेंगे और सराहेंगे, जो एक मकाम हासिल करना चाहते हैं लाइफ में, जो अपने करियर्स को एक नई ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं। और वो मैंने जैसे आपको बताया कि GEC का ज़्यादा झुकाव जो हमेशा अगेंस्ट सेलिब्रिटीज़ की तरफ होता है, उसकी जो ऑडियंस भी होती है वो एक्सपेक्ट करती है हम सेलिब्रिटीज़ देखेंगे। तो धीरे धीरे हम पहल कर रहे हैं, हमने कहा कि एक छोटी सी पहल है, हम देखेंगे अगर इसको वो अपार सफलता मिलती है, लोग चाहते हैं, तो धीरे धीरे करके ये फिर एक ऐसे जगह पहुंच जाएगा जहां GEC वाले खुद कहेंगे कि आप हमारे पास आके इसे नहीं। डेफिनेटली वो तो एक अलग मुद्दा है, वो तो मैं बिल्कुल बधाई देना चाहूँगा और इनकरेज करना चाहूँगा लोगों को, और इन्होंने जो पहल की है उनको तो मुबारकबाद देना चाहूँगा और लोगों से गुजारिश करूँगा कि वो जाके शूटिंग करें। यूपी में भी सब्सिडी है और लोग वहाँ जाते हैं, फिल्में बनाते हैं। झारखंड सरकार जो है उनका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और बहुत एक बेहतरीन कदम उन्होंने उठाया है और इस तरह की सब्सिडी जो दी है, जो बहुत कम राज्य ने इसके बारे में सोचा, तो हम फिर से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि लोग इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। देखिए परिवर्तन तो संसार का नियम है, चीज़ें जो कल थी वो आज नहीं होंगी, जो आज हैं वो कल नहीं होंगी। आप देखिए कि सिनेमा में कितना बदलाव आ गया है, आप सोच नहीं सकते हैं कि ए दिल मुश्किल या बेफिक्री जैसी फिल्में 10 साल पहले बनती, मैंने जिस तरह से जो विषय चुना गया है उसमें, जो वो 10 साल पहले वो हिंदुस्तानियत से उसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं, लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आज पिंक जैसी फिल्में बन रही हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बातें हो रही हैं, वुमेन प्रोटैगनिस्ट की बातें हो रही हैं। पहले हीरो ही हावी रहता था, उसको सब कुछ उसी को करना होता था, हीरो को भी वो मारता था, हीरोइन से भी वही इश्क करता था, माँ बाप के पैर वही छूता था, स्कूल वही जाता था, मोटरसाइकिल वही चलाता था, घुड़सवारी वही करता, सब उसको को करना था। तो अब ऐसा नहीं है, माहौल बदल गया है। अब वो बहुत सारा जो काम वो हीरोइंस करते थे अब हीरोइंस कर रही है और करनी चाहिए, उनसे बेहतर कर रही है। तो ये बदलाव है। तो कल जो था उसको तो बदलना ही है, क्योंकि वो तो एक अंकुर है, एक बीज है, बीज से फिर पेड़ पैदा होता है, पेड़ पे फल लगते हैं, फिर वो पेड़ जो सूख जाता है उससे जो बीज गिरता है उससे कुछ नए पेड़ उगते हैं। ये तो नियम है, यही खूबसूरती है इस प्रकृति का और इस संसार का कि इस तरह से चीज़ें बदलती रहनी चाहिए, और उसमें से कुछ चीज़ें अपनाई जाती हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो धुतकार दी जाती हैं, उसका बहिष्कार हो जाता है कि नहीं अच्छी। लेकिन हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। हर चीज़ का हमेशा दो पक्ष होगा, चाहे दुनिया में जो आप कह लें, प्रधानमंत्री कह लें, कर लें, ये बना लें, हम कुछ कह लें, उसकी दो राय बनेगी। एक होगी कि अच्छा है, एक कहेंगे नहीं यार मज़ा नहीं है। ये हमेशा ये इंसान की ये प्रवृत्ति है, वो करेगा।
रोटी आप कितनी भी अच्छी बनाए, एक तरफ थोड़ी जली रहती और एक तरफ ठीक रहती, दो एकदम बराबर से नहीं पकती है। तो उसी तरह से लाइफ में भी कुछ ऐसा है कि आप चाहे जो कर लें, आप कौन सा नज़रिया चुनते, आपका पक्ष क्या है, और वो आपका अपना पक्ष होना चाहिए। आप लोगों से प्रभावित होकर अपना ओपिनियन न बनाएं। तो आप सोच लें कि जो मुझे इस तरह की फिल्म पसंद है, या मुझे इस तरह का कार्यक्रम पसंद है, या मुझे इस तरह के लोग पसंद है, या मुझे इस तरह का नेता पसंद है, वो आपकी सोच है और वो आपका अपना कन्विक्शन होना चाहिए। क्योंकि भीड़ में शामिल होने पे फिर चेहरा दिखाई नहीं देता, और कौन बोल रहा है आवाज़ तो फिर एक झुंड में शामिल हो जाती है। एक अकेली आवाज़ बनने के लिए भीड़ से अलग हटकर अपनी राय देना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन सराहनीय भी। दुखती रख पे क्यों हाथ रख रहे? क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल, वो जो नेता फलक तक पहुंच गए हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन डेफिनेटली मेरे ख्याल से नेता में भी बहुत अच्छे नेता हैं। इसमें भी मैंने कहा कि हर नेता को, नेता जब कहते हैं नहीं, अरे चल हटो नेता कहीं के, ऐसा लोग बोल देते हैं नेता कहीं का। तो नेता ऐसा, उसका मतलब पर्याय यही है, बुरा इंसान, वो खराब है, चालाक है, होशियार है, करप्ट है, मैनिपुलेटिव है, नेता है, ऐसा नहीं। ये देश अगर यहाँ तक आगे आया है और हम सन 2016 में हैं, तो इनमें नेताओं का भी बहुत बड़ा हाथ है। नेता ही, बहुत सारे नेता, आप इत्तेफाक रखते ही नहीं इस बात से, हाँ, कि नेता ही यहाँ तक लेके आए हैं। सब लोग बुरे हैं, सब चीज़ बुरी है, सब व्यवस्था बुरी है, ये एक बड़ा सिनिकल सा एक एटीट्यूड होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा देखिए, बुराई ढूंढेंगे तो बुराई मिलती चली जाएगी, लेकिन अच्छाई की तरफ पढ़ेंगे तो अच्छाई भी मिलेगी, ये मुझे कहना है। तो हमें अच्छाई ही देखना है, ज़्यादा बुराई नहीं देखनी, फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसाइजिंग नहीं करना है। लेकिन हाँ, अगर बुरा है और वाकई बुरा है और इससे बुराई हो रही है, तो आगे बढ़कर ये भी बोलना चाहिए कि ये बुरा है और इसे बदलना है। और वो आपका एक, मैंने कहा कि एक पर्सनल ओपिनियन होना चाहिए कि, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे लोग फिर आप उससे जुड़ेंगे, क्योंकि बहुत लोग बहकावे में आके एक प्रोपेगेंडा के तौर पे बहुत सारे कुछ कहते रहते हैं। वो सही नहीं होता, क्योंकि वो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो लोग कह रहे हैं, या वो कह रहे हैं जो उन्हें सिखाया गया कहने के। तो वो वैसा नहीं होना चाहिए। तो वो बात अब वापस उसी पे आ जाते हैं कि बदलाव जो है वो हमेशा होते रहना चाहिए। हम लोग अभी कैशलेस सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं, ये भी एक बदलाव है। अब ये बदलाव सही है या नहीं, तो आगे आने वाला वक्त दिखाएगा। तो अभी से कोई निर्णय लेना नहीं चाहिए और अभी से कह देना ये गलत है, वो सही है, ये सही नहीं होगा। वक्त, हर चीज़ को वक्त चाहिए होता है, और वक्त जो है सबसे बड़ा बादशाह होता है, और वो आपको बता देगा जो किया गया वो सही था या नहीं। वही तो मैंने इसका जवाब दिया, बहुत विस्तार से अभी जवाब दिया, आप शायद नहीं थे यहाँ पर। आपके सवाल का जवाब अमिता जी बहुत अच्छे से देंगे। हाँ। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि जब शेखर सर बोलना शुरू करते हैं तो मैं बस सुनना ही चाहता हूँ, उनको सुनते रहना चाहता हूँ। तो मैं जब मैंने होश भी नहीं संभाला था, शायद तब से उनको मैं टेलीविजन पर देख रहा हूँ, और हमेशा से प्रेरित हुआ हूँ उनकी बातों से, उनके विचारों से। तो मेरा ये, आप कह सकते हैं, शुरू से एक सपना रहा है कि मैं उनके साथ कभी लाइफ में आगे चल के काम कर पाऊँ। आज मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ, बहुत लकी मानता हूँ, और मेरी नज़र में उनसे बढ़िया और उनसे अच्छा और कोई भी नहीं है हिंदुस्तान में जो ये शो कर सके। मेरी Amol has said all of it now. He's not left anything for me to say. But I will still say, आपने पूछा कि आपके दिमाग में ख्याल आए होंगे। सच बोले तो अमोल और मैं कि हमारे दिमाग में ख्याल आए नहीं थे। हमारे दिमाग में ये ख्याल आया था कि एक शो बनाना है जिसमें शेखर जी होस्ट होंगे। एक ऐसा शो बनाना है जिसमें शेखर जी को लेना है। शो की कल्पना बाद में हुई थी, हमने पहले ही सोच लिया था कि शेखर जी ही हमारे शो के होस्ट होंगे। तो ये हमारा जवाब है इस रिगार्ड में। और एक्चुअली में आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसा होस्ट हो सकता है जो इतनी खूबसूरती से, इतनी अच्छे तरीके से, जैसे सर ने एक एक कंटेस्टेंट को, बिलीव मी, आई वाज पर्सनली प्रेजेंट ऑन द डे ऑफ एवरी शूट। हमारे सारे कंटेस्टेंट्स इतने ओवरवेल्म थे शेखर जी के बिहेवियर से। शेखर जी स्पेशली आते थे मेरे पास और मुझे बोलते थे, अंकिता मेरी वैनिटी में आज के जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं उनको भेजो, मैं उनसे 5 मिनट 10 मिनट अच्छे से बात करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मेक देम फील कंफर्टेबल सो दैट व्हेन दे सिट ऑन दैट काउच नेक्स्ट टू मी, व्हेन द कैमरा इज रोलिंग,
they have to be super comfortable. उनको flow आना चाहिए बोलने में. They should not hesitate कि मैं किसी star के आगे बैठा हूँ, किसी celebrity के आगे बैठा हूँ और मैं बात ना कर पाऊँ. शेखर जी उनको इतना comfortable कर देते थे कि वो लोग actually में यही होता था कि वो ज़्यादा बोलते थे और शेखर जी कम बात करते थे फिर. So it was a beautiful experience. ये व्यंग था. ये तंज था, आप इसे समझे. वो मैं कम बोलता था, वो ज़्यादा बोलते. चलिए. But it was actually beautiful और हमारा experience बहुत अच्छा था. और शेखर सर के साथ जो हमने ये 10-12 दिन का शूट किया है, I think these are cherished memories for me and Amol. और हम लोग इसको कभी नहीं भूलेंगे. It was the best time of my life, and I really respect him a lot, and I think I love him as a host. Nobody else can ever take his place. That is what I want to say today in front of all the media. Nobody else. Thank you so much. Oh, so sweet. When can we see you getting the film direction soon? Very soon. I think it's very important that I get the right subject. I'm working on one. I don't think that it's important to just go on working for the sake of working. वो वक्त निकल गया. You know, I have put in about 3 decades in the industry, and now the time has come that when I have to pick and choose what I want to do. I'm relaxed, and you know, in the process of making your life, you miss out on life. So that's also important that you be close to life. करने को तो आदमी बहुत कुछ न कुछ अगर करना चाहे और रोज अपने आप को बिजी रखना चाहे तो इतना काम है कि कुछ ना कुछ करते रहेगा. But I think it's important जो आपका तजुर्बा रहा है, जो आपने सीखा है, उसमें वो तजुर्बा सबसे बढ़िया चीज़ जो आपको सिखाता है what not to do instead of telling you what to do. तो क्या नहीं करना है वो मेरा दिल मुझे बताते रहता है और मैं उसके हिसाब से ही चलता हूँ. I'm working on a beautiful script right now, and in time to come मैंने तो Heartless direct की थी, and I'm very hopeful that all that I've learned as a director while making the film. Well, I guess charity begins at home. Definitely, I would want to, unless there is a subject that doesn't warrant Adhyan to be in it, then definitely I would like to. There are such beautiful actors in the industry. I would like to work with all of them. So definitely not all the time Adhyan, yes, but most of the time, yes.